Hi everyone, today I am discuss about रेजोनेंट सर्किट। अब रेजोनेंट सर्किट टू टाइप्स के होते हैं, पहला सीरीज रेजोनेंट, दूसरा आपका होता है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। एट फर्स्ट सीरीज रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहे हैं हम। क्या होता है सीरीज? देखो, जब हमारे इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और क्या रेजिस्टेंस क्या होते हैं सीरीज में किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े रहते हैं, तो इस टाइप से इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या है सीरीज में, क्या है, जुड़े हैं किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से, जुड़ा है एल, सी और आर। ठीक है, तो ये जुड़े होते हैं, तीनों क्या होते हैं सीरीज में जोड़ दिए जाते हैं। इस सर्किट में जो इंपीडेंस होती है हम ड्राइव कर चुके हैं, जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस सर्किट में जो इंपीडेंस होती है वो कितनी होती है आपकी, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इस सर्किट की इंपीडेंस। ठीक है, तो देखो अगर हम यहां पर जब XL XC की कंडीशन XL XC के इक्वल होता है, XL XC के इक्वल होता है, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट XL माइनस XC इज इक्वल टू 0, देन Z इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0, देन Z इज इक्वल टू R। देखो XL इक्वल टू XR मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में इंपीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। जो इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू होती है, यानी जो इंपीडेंस होती है ये क्या क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। ठीक है, अगर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, सर्किट में करंट सपोज आई फ्लो हो रही है, आई इक्वल टू ये ई अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, z लिख सकते हैं, या v अपॉन z लिख सकते हैं, या v अपॉन z, अगर सोर्स v लिया e लिया तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सर्किट में जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में करंट मैक्सिमम होती है, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होती है, मिलती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या होती है, मैक्सिमम मिलती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर इस अल्टरनेटिंग सर्किट में करंट क्या होती है, मैक्सिमम मिलती है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार हम सीरीज में, सीरीज एलसीआर सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं। एलसीआर सर्किट के लिए एक डेफिनेट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वह फ्रीक्वेंसी जिससे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, इसे सपोज हम एफ नॉट से डिनोट कर रहे हैं, कहीं कहीं ओमेगा नॉट से डिनोट किया गया है, ओमेगा नॉट, या कहीं ओमेगा नॉट से भी डिनोट किया गया होगा, तो इसको हम एफ नॉट से डिनोट करते हैं। देखो हमने क्या कहा, सीरीज एलसीआर सर्किट में एक डेफिनिट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वह फ्रीक्वेंसी जिसके लिए उस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय एफ नॉट ओवर ओमेगा नॉट। तो रेजोनेंस कंडीशंस में, रेजोनेंस 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 कंडीशन की बात करते हैं, तो क्या होता है, उस कंडीशन में XL XC के इक्वल होगा, XL XC के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, ये एफ नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिखा है, या 2 पाई एफ नॉट इंटू एल इक्वल टू 1/2 पाई एफ नॉट इंटू सी। यहां से हम एफ नॉट फाइंड कर सकते हैं, एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ये क्या होगी, इस एलसीआर सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, कब, जब रेजोनेंस कंडीशंस में ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। रेजोनेंस कंडीशंस क्या है, XL इक्वल टू XC है। देखो रेजोनेंस कंडीशन क्या है, XL इक्वल टू XC है, XL इज इक्वल टू XC है, ये हम जानते हैं। क्या कंडीशन यहां से हमने निकाला,
तो रेजोनेंस कंडीशंस में जो आपका x होगा ये क्या होगा, x इज इक्वल टू टोटल होगा xl माइनस xc, xl माइनस xc इज इक्वल टू 0 हम देख चुके हैं यहां से, xl माइनस xc इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू भी r होता है, हम जानते हैं इस कंडीशन में z इज इक्वल टू r भी होता है, जो tan phi होगा आपका tan phi इज इक्वल टू x अपॉन r, ये x 0 है तो 0 अपॉन r यानी 0, दिस इंप्लाइज दैट phi इज इक्वल टू 0। देखो रेजोनेंस कंडीशन में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होते हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस करंट सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट में क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग ईएमएफ सेम फेज में होते हैं। एक रिजल्ट ये आया। इसके बाद आते हैं इसके रेजोनेंस कर्व। सीरीज की बात चल रही है, रेजोनेंस कर्व देखिए, रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व देखिए यहां पर रेजोनेंस कंडीशंस कब होती है, किसका XL इक्वल टू XC पर होती है रेजोनेंस कंडीशंस हमारी। सीरीज की बात करते हैं, इस सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम होती है जब XL इक्वल टू XC होती है। जिस फ्रीक्वेंसी पर यह मिलती है उसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, F0 कह रहे हैं, ठीक है, F0 होती है। यदि हम XL क्या है आपकी, XL डज नॉट इक्वल टू XC है, XL डज नॉट इक्वल टू XC है, इससे तो ये मिला हमें XL इक्वल टू XC है, तो यहां पर XL माइनस XC इक्वल टू XL माइनस XC डज नॉट इक्वल टू, ये भी क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का जो होल स्क्वायर आएगा ये क्या होगा, 0 से क्या होगा आपका बड़ा होगा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 0 से बड़ा है तो यहां पर क्या होगा, ये Z जो होगा क्या होगा, ये R से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, Z जो होगा R से बड़ा होगा। दूसरी इस, तो यहां पर जो करंट होगी I इज इक्वल टू कितनी होगी, E/5 Z या V/5 Z की बात कर रहे हैं जब सोर्स की वैल्यू रेजोनेंस कंडीशन में करंट क्या होगा, I इक्वल टू V/Z, ये रेजोनेंस करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कब, जब XL ग्रेटर देन XC कम होगी। चाहे हम करें XL ग्रेटर देन XC करें, चाहे हम XL लेस देन XC करें, या ओवर XC ग्रेटर देन XL कहें, इन दोनों कंडीशन हो तो Z क्या होगा, Z ग्रेटर देन R ही होगा, चाहे इसमें करो इसमें करो इसमें करो इसमें करो, Z क्या होगा ग्रेटर देन R ही होगा, चाहे XC ग्रेटर देन XL को, चाहे XL ग्रेटर देन XC के हो, तो इसमें जो करंट होगी कम ही होगी, चाहे XL ग्रेटर देन XC हो चाहे XC ग्रेटर देन XL हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेजोनेंस जो कर्व होते हैं करंट और फ्रीक्वेंसी में कुछ इस टाइप से होता है आपका, और बताऊंगा ये क्या है आपकी करंट, ये फ्रीक्वेंसी है F यहां पर जा रही है और ये करंट I है, जिस फ्रीक्वेंसी पर क्या होती है करंट मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये इस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट है तो इसे हम F0 कहेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। करंट ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। इस प्रकार हम क्या F की वैल्यू, F का मान चाहे F0 से अधिक हो, F का मान F0 से भी अधिक है, देखो F का मान क्या है, F0 से भी ज्यादा है यहाँ पर, या यहाँ पर कम है, यहाँ पर F की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर F की वैल्यू कम है। देखो कम हो तो जो करंट की वैल्यू है रेजोनेंस करंट से कम ही होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट है उसे हम रेजोनेंस करंट कहेंगे, यानी ये रेजोनेंस करंट होगी। देखो F की वैल्यू चाहे इससे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो वो रेजोनेंस करंट से वो क्या होंगे आपकी कम ही होंगे। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा करंट है, इसकी क्या है, ये इसको हम रेजोनेंस करंट कहेंगे, यहाँ पर करंट कम है,
देखो यहाँ पर क्या है, करंट कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है और करंट भी कम है। देखो चाहे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो कम हो, वो रेजोनेंस करंट से क्या होगा, आपका कम ही होगा। तो एफ का मान जो है एफ नॉट से जो है जितना दूर होगा, देखो एफ का मान एफ नॉट से जितना दूर होगा, एफ जितना दूर होगा, चाहे एफ यहाँ है एफ जितना दूर होगा उतनी इंपीडेंस अधिक होगी, उतनी रुकावट ज्यादा होगी। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, एफ नॉट से जितनी ज्यादा एफ की वैल्यू है तो उतनी ज्यादा क्या होगी, इंपीडेंस होगी। तो यहाँ से करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी, इंपीडेंस उतनी ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंपीडेंस मींस रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर उतनी ही करंट क्या होगी, आपकी की वैल्यू कम होगी, जो हम इसमें शो कर रहे हैं इस डायग्राम में। ठीक है, इसी कर्व को हम कहते हैं रेजोनेंस कर्व कहते हैं। इस कर्व को क्या कहेंगे, रेजोनेंस कर्व। ये देखा, इंपीडेंस जितनी ज्यादा होगी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी एफ नॉट से जितनी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, जितनी कम है, दूर है, उतनी ज्यादा क्या होगी, इंपीडेंस होगी। उतनी ज्यादा इंपीडेंस होती है उतनी करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। इस कर्व को हम कहते हैं रेजोनेंस कर्व। क्या कहेंगे, रेजोनेंस कर्व। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर कुछ और बातें हैं हमारी। इस एलसीआर सर्किट की बात करते हैं। सीरीज में जो इंपीडेंस होती है फ्रीक्वेंसी चेंजेस के साथ शो कर सकते हैं। कैसे, देखो जो इंपीडेंस है फ्रीक्वेंसी चेंजेस के साथ शो कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको हटा देते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। ये देखो ये इंपीडेंस है और ये क्या है आपकी, ये Z है हमारी इंपीडेंस, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एलसीआर सर्किट देखो इसमें क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या होता है, एक्सएल भी होता है, एक्ससी भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, एक बात करें इंडक्टेंस, अगर कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, इसी के अंदर ये क्या है आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्ससी, और ये क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी एस हो रही है। हम छोटे छोटे डायग्राम में डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर ये कर्व कैसे होगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ऐसे अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में कर्व ड्रॉ करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और एक्ससी, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में कर्व ड्रॉ करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से आएगा ये। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस और किसमें कर्व ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी में, एलसीआर है तो तीनों आर है, ये आर है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ, इसमें कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये इस टाइप से मिलता है हमारा, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल जो इस टाइप का कर्व आता है ऐसे वेरी करता है, एक यू टाइप का। देखो यहां पर क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस होता है, यहां पर कैपेसिटर होता है, और यहां पर क्या है आपका इंडक्टेंस। तो ये कर्व आता है आपका किसका, रेजोनेंस कर्व इन आरसीएल एलसीआर सर्किट की बात करते हैं। तो देखो इसकी बात करते हैं तो ये ऐसे यहाँ पर ये आया, ये ऐसे यहाँ पर आया, ये ऐसे ऐसे आया, तो ये क्या होगा आपका सीरीज में एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होता है, ऐसे चेंज होता है, यानी हर कंपोनेंट्स एक्सएल एक्ससी और आर के साथ चेंज होता है। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस को कंपेयर करते हैं साउंड रेजोनेंस के साथ। देखो जो रेजोनेंस है आपकी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की जो साउंड है उस रेजोनेंस से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंपेयर में जो साउंड रेजोनेंस होता है वो बहुत कम होता है। जो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है उसके कंपेयर में साउंड की रेजोनेंस बहुत कम होता है। जब हम क्या करते हैं उसमें ऑसिलेशन हो रही हैं तो उसमें ऑसिलेशनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होते हैं।
देखो जब हम क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, कुछ चीजें ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी जो ऑसिलेट कर रहे हैं आपके, उनकी फ्रीक्वेंसी यानी उस ऑब्जेक्ट के, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, जब कोई ऑब्जेक्ट है ये ऑसिलेट कर रहे हैं आपके, इसको खींचा हमने, ये ऑसिलेट कर रही है आपकी, तो ये क्या होगा, आपका ऑसिलेट कर रही है, तो जब इसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तो उसमें जो ऑसिलेशन होता है उसका एम्पलीट्यूड काफी बढ़ जाता है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस ऑफ इसकी, इस ऑब्जेक्ट के जो ऑसिलेशन है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके जो ऑसिलेशंस के जो एम्पलीट्यूड होते हैं ये ज्यादा हो बन जाते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, काफी बढ़ जाता है। इस कंडीशंस में मैक्सिमम इंटेंसिटी की क्या होती है, हमें साउंड सुनाई देती है। कब, जब हम, ये तो ऑसिलेट कर रहा है, अगर अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर उस फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट करता है तो उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उस साउंड की इंटेंसिटी जो उत्पन्न करने, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से साउंड आएगा हमारा। इस कंडीशन को हम कहते हैं साउंड रेजोनेंस, यानी एक्वेस्टिक रेजोनेंस कहते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्वेस्टिक रेजोनेंस, मींस साउंड की। ठीक है, हमने कहा था ये साउंड रेजोनेंस, एक्वेस्टिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस से क्या होते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो रेजोनेंस की तुलना में कर सकते हैं हम। कैसे, ये क्या हुआ आपका एक्वेस्टिक रेजोनेंस। यदि हम ऑसिलेशनों की, जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम या अधिक हैं, तो उस टाइम उस साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। उस टाइम साउंड की इंटेंसिटी कम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा होगी, तो उस टाइम साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार हम एलसीआर सर्किट की बात करते हैं। एलसीआर सर्किट में, जहां पर एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आई क्या होगी आपकी उस टाइम, मैक्सिमम होगी। जब एलसीआर सर्किट की बात करते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम अप्लाइड करते हैं, तो सर्किट में क्या फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम होती है। इस इवेंट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, और यह एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी की क्या करती है, और वह क्या करते हैं, यह क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहलाती है, और जो स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यदि हम किसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे अनेक अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करते हैं, तो रेजोनेंस कंडीशंस के इक्वल वाले जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होंगे, तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के इस प्रॉपर्टी में अलग अलग क्या आते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं। किसी एक विशेष फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सिलेक्ट करने के किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में रेडियो रिसीवर में किया जाता है। रेडियो क्या होते हैं, एक सीरीज एलसीआर पर सर्किट होता है रेडियो में, तभी हम वहां पर यूज किया जाता है। जो एंटीना से जुड़ा होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, वो आरोपित करती हैं। जैसे हम ट्यूनर की घुंडी क्या घुमाते हैं, तो वो क्या होता है आपका, उसमें जो चेंजेबल कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, यानी कि कैपेसिटी की वैल्यू इस प्रकार क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जो कि एलसीआर के किसी एक स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, करंट मैक्सिमम होता है।
अन्यथा फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग क्या होती है आपकी करंट बहुत कम होती है अथवा वह स्टेशन हमें कार्यक्रम सुनाई देता है जब किसी ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या एलसीआर सर्किट। ठीक है, इसे हम ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं। एलसीआर सर्किट को भी हम क्या कहेंगे, ट्यूनिंग सर्किट कहेंगे, ट्यूनिंग सर्किट। एलसीआर रेजोनेंट सर्किट को ट्यूनिंग सर्किट कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसी का है क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर मैं लिख दे रहा हूं, क्यू फैक्टर। अब होता क्या है क्यू फैक्टर, देखो इट इज ए मेजर द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इट इज ए मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ मेजरमेंट, sharpness of resonance of LCR circuit. It is defined as the ratio of voltage developed across the inductance. It is defined as the ratio of voltage developed across the inductance and or across the capacitance to the across the voltage to the voltage across the resistance is called क्यू फैक्टर। जो क्यू फैक्टर होता है आपका, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू होता है आपके क्या, वोल्टेज अक्रॉस एल ओवर सी, वोल्टेज अक्रॉस एल ओवर सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस आर, ये फॉर्मूला होता है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू, इसको हम वी एल ओवर वी सी रख सकते हैं या ई एल ओवर वी सी अपॉन वी आर। वी एल की वैल्यू हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, एक्सएल। क्या अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन सी आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन सी आता है। या इसको हम लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर जो होता है क्यू फैक्टर, इसको और भी लिख सकते हैं हम ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं हम, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट इनटू आर सी, ये हम पढ़ रहे हैं, यानी वी एल और वी सी, ये आई इंटू आर हुआ, वी एल आई इंटू ओमेगा इंटू एल। ये देखो ये कैसे आता है, ये ऐसे होता है, मैंने लिखा था क्या, आई क्यू इज इक्वल टू ये वी एल अपॉन वी आर, वी एल मीन्स आई इंटू एक्सएल, आई इंटू क्या, देखो आई इंटू आर होता है, आई इंटू एक्सएल हुआ, एक्सएल इंटू आई इंटू आर, इससे कैंसिल आउट हुआ तो ओमेगा क्या एल अपॉन आर, ओमेगा एल अपॉन आर हुआ। ठीक है, ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स सी अपॉन ए लिखेंगे, ओमेगा नॉट अपॉन सी। तो इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। एलसीआर सर्किट में हम यदि क्या करते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की प्रत्येक और फ्रीक्वेंसी के मान में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो करंट की वैल्यू में क्या होती है, बहुत सारी, ये देखो ये क्या है हमारा रेजोनेंस पीक है, ये क्या है आपकी आई है, और ये क्या है आपकी एफ है, ये क्या है आई नॉट है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नॉट है। देखो हर बार हम देखते हैं, ये देखो देखो इस कंडीशन में हम देखेंगे तो देखो हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी को चेंजेस करते हैं आई नॉट में बहुत सारी कमी दिखने लग जाती है, आई नॉट बहुत तेजी से बढ़ता जाता है। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के प्रत्येक और आवृत्ति की वैल्यू के फ्रीक्वेंसी जो है क्या होती है, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इस ओर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। कब, जब हम करंट की वैल्यू चेंज करते हैं। करंट की वैल्यू में क्या होती है, या तो बहुत ज्यादा कमी होती है या बहुत ज्यादा होती है। तो इस शार्प को क्या कहते हैं, इस रेजोनेंस जो शार्प है, तीखा है, जिसे हम रेजोनेंस शार्प कहते हैं, यानी हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट भी कहते हैं इसको। ठीक है, शार्पनेस, ठीक है, इसको तो हम बता चुके हैं। तो इसे हम कहते हैं शार्पनेस। रेजोनेंस की इस जो
मिल रही है आपकी क्वांटिटी जो क्या है डायमेंशनल लेस है और क्या है यूनिट लेस है, इसे हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस एलसीआर सर्किट की बात ही कर रहे हैं। एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट उसके दोनों और दो फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है। यहाँ पर हमने चलो इसको आप ओमेगा नॉट लिख दे रहे हैं, इसको हम ओमेगा नॉट से शो करना है, ओमेगा नॉट, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं ओमेगा 2 और ओमेगा 1, ठीक है इसकी। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर क्या है आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है इससे इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस करंट के एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स 1/√2 टाइम होता है, ठीक है, उन दो फ्रीक्वेंसियों के उसमें उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है रेजोनेंस करंट के क्या होता है 1/√2 टाइम होता है, और इसके जो डिफरेंस होते हैं डिफरेंस के रेशियो को उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। एलसीआर सर्किट में जो आपकी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सपोज ये क्या है ओमेगा नॉट है, ये क्या है ओमेगा नॉट रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या हो रहा है, और ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, या ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, मींस चेंज यहाँ को कम हो रहा है यहाँ को क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, के करस्पॉन्डिंग जो रेजोनेंट करंट्स है तो वो क्या होता है एम्पलीट्यूड जो होता है करस्पॉन्डिंग करंट जो है एम्पलीट्यूड जो होता है रेजोनेंस करंट के एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स होता है। तो उसमें क्वालिटी फैक्टर जो होगा आपका Q इक्वल टू क्या होगा आपका ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, इसको याद कर लेंगे 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ये तो है हमारा क्या Q इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा क्या क्वालिटी फैक्टर। अब देखो इसको ये क्या है, एक क्या है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है और क्या है और यूनिट लेस क्वांटिटी भी है। देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या होगा आपका ये भी होगा। हाँ अब देखो एलसीआर सर्किट की इंपीडेंस कितनी होती है, Z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस क्या ओमेगा L माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर होता है। एलसीआर सर्किट की इंपीडेंस इतनी होती है। रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं तो ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाता है, ठीक है। या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, रेजोनेंस कंडीशन में XL इक्वल टू क्या हो जाता है XC होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1 क्या ओमेगा नॉट C, यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ LC, ठीक है। उस टाइम जो करंट होगी आई नॉट जो होगी V नॉट अपॉन R या E नॉट अपॉन R लिख सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस करंट इतनी होगी, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो रेजोनेंस करंट है, ठीक है। ये तो हमारे इसमें आया। सपोज करो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर करंट कम होकर I नॉट अपॉन √2 रह जाती है, करंट कम होकर I नॉट अपॉन ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कम होकर I नॉट अपॉन √2 हो जाती है, यानी पीक वैल्यू यहां पर होगी I नॉट अपॉन √2 हो जाती है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हाफ पावर्ड फ्रीक्वेंसी, तो हम इसे क्या कहेंगे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होंगे हाफ पावर्ड फ्रीक्वेंसी होंगे। जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है ये क्या कहलाएगा आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंड विड्थ कहेंगे इसको, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम क्या कहेंगे बैंड विड्थ, ठीक है। इस बैंड को एक्सपेंड जितना कम होगा, इस बैंड का एक्सपेंड मींस ये बैंड जितना कम होगा, मींस इसकी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जितना कम होगा उतनी ज्यादा इस रेजोनेंस कर्व की पीक जो होगी शार्प होगी, यानी ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कम होगा तो ये ऊंचा ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए कुछ और कंडीशंस ये नोट कर चुके होंगे। देखो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी है कहां पर, I इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2 पर इतनी कम हो जा रही है। अगर हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यहां से क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू आर लिख सकते हैं, z इक्वल टू रूट 2 इंटू आर। पुटिंग दिस वैल्यू कहां पर, ये वैल्यू हम कहां पर रख सकते हैं, देखिए इसको हटा ही देता हूं मैं। एक थोड़ी देर पहले लिखा था यानी इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट यानी आर स्क्वायर प्लस क्या 1 ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर लिखा था, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम रखते हैं z की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, z की वैल्यू इतनी होगी, मैं z स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं, रूट 2 इंटू क्या होगा ये r होगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से आ रहे हैं हम, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 2r स्क्वायर होगा, वहां स्क्वायर रूट हटेगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम कुछ टर्म्स क्या कर सकते हैं, ये 2r में से r कम हुआ तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, देखो ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी की पावर 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये क्या होगा, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस r होगा, ये हम जानते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इफ ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1, यदि इफ ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा 1 देन ओमेगा 1 एल माइनस 1 क्या ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस आर होगी। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अगर आपका ऐसी हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 एल माइनस 1 ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगी प्लस आर होगी, इक्वेशन 2 दे दी। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल माइनस कॉमन आया 1/c कॉमन आया 1/c कॉमन आया, तो इसको हम लिख दे रहे हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, कट जाएंगे अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। तो यहां से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन लिया तो क्या होगा, मैं वहां पर 0 कर दे रहा हूं, वहां ले जाके ओमेगा 1 प्लस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका L माइनस कुछ इस टाइप का L माइनस ये 1/c इंटू ओमेगा 1 ओमेगा 2 आएगा, 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 आएगा। यहां से हम इज इक्वल टू क्या आएगा 0, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/, क्या आएगा यहाँ से LC लिख देते हैं LC। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, इक्वेशन 3 ऐसी है इक्वेशंस दोबारा अगेन बात करते हैं, अगेन इक्वेशंस 2 माइनस इक्वेशंस 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां से क्या आ जाता है आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू आर अपॉन एल आएगा। नहीं ये नहीं आएगा, आप देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या आएगा ओमेगा 2, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यही रहेगा, प्लस यहां पर L प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका ये 2r आएगा। इक्वेशन 4 दे देते हैं, इक्वेशन 4 आ गई ये। देखो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हम कहां पर रख रहे हैं इक्वेशन 4 में, देखो इक्वेशन 3 एंड 4 से
देखो 3 और 4 से, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की जगह हमने क्या रखना है, 1/LC रखेंगे। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से आ रहा है आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अगर कैलकुलेट करने के बाद देखें तो ये क्या आती है आपकी R/L आती है। जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या कहलाती है आपकी बैंड विड्थ है। मैंने कहा बैंड विड्थ। देखो कैसे हमने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू यहां पर रखी, ये क्या है आपका 1/LC, LC/C आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल आउट, C से C कैंसिल, 2L आएगा, 2L 2 से 2 का R/L ये आएगी। ये क्या कहलाएगी आपकी बैंड विड्थ है। इक्वेशन 5 कह देते हैं इसको, इक्वेशन 5। ये तो है आपकी बैंड विड्थ है, ठीक है। तो डायग्राम से जो हमारी ओमेगा 2 हमने डायग्राम बनाया था, देखते हैं कहां पर इसमें कुछ फ्रॉम फिगर की बात करते हैं। फिगर ये बनाया था, दोबारा और बन जाएगा। ये क्या है आपकी, इस टाइप का डायग्राम बने हुए थे। ये क्या था आपका, ये बने थे, ये क्या था ओमेगा नॉट, सॉरी ये ओमेगा नॉट, और ये इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा 2, और ये ओमेगा यहाँ पर कर दो, ये ओमेगा 1 से भी था पोटेंशियल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इस डायग्राम से, ये क्या है आपकी ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। फ्रॉम डायग्राम से, कहां से, देखो डायग्राम से हम क्या लिखते हैं, ये तो पूरा इक्वेशन आएगी। फ्रॉम डायग्राम से ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा 2 इज इक्वल टू, डायग्राम से हम लिख रहे हैं ओमेगा नॉट प्लस क्या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2 लिख दे रहे हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/2। ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू हम यहां से रखते हैं इक्वेशन 5 से। तो क्या यहां से क्या आता है ओमेगा नॉट प्लस R/क्या 2L बनता है, ठीक है। क्या किया मैंने, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह रख दिया, ये क्या R/L रखा, R/2L हो गया। तो ये इक्वेशन बनती है आपकी। तो यहां से क्या आएगा, ऐसे ही हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 भी लिखते हैं। इसी प्रकार हम सिमिलरली ओमेगा 1 इज इक्वल टू, ये यहां से लिख सकते हैं। ऐसे ही हम ओमेगा 1 भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका ओमेगा नॉट। इसी प्रकार ओमेगा नॉट माइनस R/2L लिखेंगे, माइनस R/2L। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 को ओमेगा नॉट माइनस R/2L। तो क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू यही है, ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू डेल्टा ओमेगा की जगह ये भी लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आएगा क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं ऐसे ही रखेंगे, ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह हम क्या रखेंगे R/L। इक्वेशन 5 से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह हमने क्या रखा R/L। ये 5 से इक्वेशन 5 से ये इसको हम R/L लिखेंगे। तो ये क्या आएगा ओमेगा L अपॉन क्या आएगा ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L अपॉन R। यही आया था हमारा क्वालिटी फैक्टर। एक चीज ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये तो हम निकाल चुके हैं। तो दूसरी बात हम क्या लिखते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका 1/√LC। ये भी निकाल चुके थे, रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा आपका Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा इस ये L हो गया, L ओमेगा नॉट की जगह √LC इंटू R हो गया। ये √L से ये √L टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो 1/R इंटू √L/C बच गया। दूसरा फॉर्मूला ये क्लियर हो गया 1/√RLC। ये क्या हो गया आपकी, यही प्रूव करना था हमने। इससे क्लियर क्या होता है
Q की वैल्यू जितनी अधिक होती है, देखो यहां से क्लियर क्या होता है, Q की वैल्यू जितनी अधिक होती है रेजोनेंस उतना ही क्या होता है, शार्प होता है ऊपर की ओर। क्या होता है, रेजोनेंस शार्प होता है, मींस पीक क्या होता है उतना ही तीखा होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस अधिक होने के लिए क्या चाहिए हमें, आर की वैल्यू देखो, आर डिनोमिनेटर में है, आर लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एल अपॉन सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। कब, ये तीखा मिलने के लिए हमें ऐसी कंडीशंस चाहिए, आर कम होगा और एल अपॉन सी मैक्सिमम होगा, यानी इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए और कैपेसिटेंस कम होना चाहिए। ये तो है हमारा क्वालिटी फैक्टर्स। ठीक है आपके सिलेबस में। इसके बाद आता है आपका क्या, इसी में आता है नेक्स्ट पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की बात करते हैं। छोटा सा है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। होता क्या है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, देखो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं इस सर्किट में इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C पैरेलल ऐड करते हैं। L और C को हम पैरेलल ऐड कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, हमारा L है और ये क्या है आपका C है, पैरेलल ऐड करते हैं और इसमें अल्टरनेटिंग सोर्स से ऐड किया जाता है और दोनों ओर हम क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस भी ऐड किया गया, इसमें भी रेजिस्टेंस भी ऐड किया गया और इसमें हमने इसको किससे ऐड किया, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से, या E इक्वल टू या V इक्वल टू EM से। इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो इसमें क्या होगी आपकी I1 होगी, ये I1 होगी और इसमें क्या होगी आपकी I2। ये L है, ये C है, ये R है, ये R है। ठीक है, अल्टरनेटिंग सोर्स से, या ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे, या V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, अल्टरनेटिंग सोर्सेज हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से, E और V के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो है। अगर हम इन दोनों पार्ट्स में R इक्वल हैं तो दोनों में इंडक्टिव रिएक्टेंस व कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, देखो दोनों पार्ट्स में क्या है, R सेम है तो दोनों पार्ट्स में इंडक्टिव रिएक्टेंस व कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा ओमेगा L, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा 1 ओमेगा C। कब, जब दोनों में क्या है इक्वल रेजिस्टेंस, दोनों पार्ट्स में इक्वल रेजिस्टेंस हो। इसमें मेन करंट क्या है आपकी, आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है और ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, I1 एंड I2 में क्या हो रही है आपकी डिवाइड हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो यहां से I1 कितना होगा, I इक्वल टू V अपॉन R से या E अपॉन R से, तो E या V जो भी लिखते हैं, V और E जो भी लिखते हैं अपॉन R, मींस किस में I1 की बात कर रहे हैं, I1 है इंडक्टेंस कंटेनिंग सर्किट है, तो ये क्या होगा R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसी I2 एंड I2 की बात करते हैं, V या ओवर E जो भी सोर्सेस दे रखे हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर लिख सकते हैं। ये करंट इन दोनों में फ्लो होगी। तो देखो I1 व अल्टरनेटिंग वोल्टेज V, देखो V और E इक्वल होते हैं, इसमें हम जानते हैं जब क्या होते हैं पैरेलल ऐड करते हैं। तो देखो I1 और V के बीच जो फेज डिफरेंस है, सपोज क्या है φ1 है, और I2 और V के बीच जो फेज डिफरेंस है वो क्या है आपका φ2 है। देखो अब इसमें क्या होता है, फेज क्या होता है इसमें, I1 में जो होती है अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, इसमें क्या होते हैं φ1 फेज पर आगे चलती है, इसमें क्या होते हैं आपके φ2 फेज पर पीछे चलती है करंट। ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट है और इसमें करंट कितनी होती है आपकी φ1 फेज पर आगे चलती है, इसमें करंट φ2 फेज पर पीछे चलती है, ये हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि इफ XL इक्वल टू XC, सपोज XL इक्वल टू XC है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I2 होगा। कब, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है तो I1 इक्वल टू क्या होगा I2 होगा। तो हम X और XC की कंपेयर करते हैं,
यदि हम XL और XC की कंपेयर R की तुलना में R की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, XL और XC की कंपेयर में इस R की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम हो, तो उस टाइम φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 90 डिग्री। कब? जब XL XC के कंपेयर में R की वैल्यू कम हो तो ये होता है। तो R की वैल्यू जितनी कम होगी φ1 और φ2 के उतने ही 90 डिग्री के क्लोज होंगे। तो करंट में उतनी, तो I करंट उतनी ही कम होगी क्योंकि I1 और I2 के बीच क्या हो जाएगा, 180 डिग्री की एंगल बन जाएगा। तो इससे हम 180 डिग्री एंगल फेज डिफरेंस पर होंगी। जैसे देखो मैंने कहा क्या, φ1 और φ2 R की वैल्यू जितनी कम होगी, ये डायग्राम ऐसा मिलेगा हमें, R की वैल्यू जितनी है, पोटेंशियल या V या E जो भी लिख सकते हैं, और ये क्या है आपकी I2 और ये क्या है आपकी I1, ये भी 90 होती है, 90 डिग्री पीछे पर चलती है। तो टोटल क्या होंगे आपके, देखो R की वैल्यू जितनी कम होगी φ1 और φ2 उतने ही 90 डिग्री के क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो I1 में उतनी ही कम करंट फ्लो होगी क्योंकि I1 और I2 के बीच में क्या है, बनेगा 180 डिग्री क्या फेज डिफरेंस होगा, जैसे हमने इसमें दिखा था। तो इस समय सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा। तो पैरेलल जो रेजोनेंस सर्किट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन में होगा। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं F0 क्या है, इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या है, इस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की फ्रीक्वेंसी है। तो XL इक्वल टू XC से, XL इक्वल टू XC से ये क्या होगा, 2 पाई F0 इंटू L इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी ये क्या होगा 1/2 पाई F0 इंटू C। यहाँ से F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। ये क्या होगी, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये क्या होगी, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की फ्रीक्वेंसी होगी। तो इससे क्लियर क्या होता है, सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को, यह सर्किट उस अल्टरनेटिंग करंट को क्या नहीं करने देगा, पास नहीं होने देगा, जिसकी क्या हो, इसकी फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। यानी हम दूसरे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में किसी एक विशेष स्पेशल फ्रीक्वेंसी की करंट रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेष स्पेशल फ्रीक्वेंसी के करंट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। ये ठीक इसका उल्टा होता है। ये देखो, ये मिनिमम होती है आपकी F0 कब, ये करंट है I, 0 पर जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसे पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यहाँ की ओर F है। ठीक है, जैसे ये फिल्टर की तरह बिहेव करती है आपकी, ठीक है, इसे हम रेडियो में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशंस क्या होते हैं, ये पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होते हैं। ये वायरलेस ट्रांसमिटिंग सर्किट में यूज किया जाता है। ठीक है, वहां पर तो क्या होता है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में क्या होती है, करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 और रेजिस्टेंस इंपीडेंस क्या होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, करंट 0 इंपीडेंस मैक्सिमम। तो इस तथा सीरीज में क्या होता है आपका, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है वहां पर करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, कुछ ये कंडीशंस आती है सीरीज जो रेजोनेंट सर्किट में है उसमें क्या करते हैं, रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट मिलती है और मिनिमम इंपीडेंस मिलता है। तो इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट को अपने से पास होने देता है, अल्टरनेटिंग करंट को अपने से पास होने देता है एलसीआर जो रेजोनेंस। तो उसे हम एलसीआर रेजोनेंस सर्किट को हम कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि वह रेजोनेंस कंडीशन में अपने ऊपर से करंट को पास होने देता है। अब देखो ये करंट को पास होने नहीं दे रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। यानी इसके अपोजिट जब हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या होती है, मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है और इंपीडेंस मैक्सिमम होती है।
तो इस कंडीशन में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट को अपने ऊपर से पास होने नहीं देता है, इसे हम कहते हैं रिजेक्टर सर्किट कहेंगे। ठीक है, ये तो है आपका रेजोनेंस सर्किट।